हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी। और दोस्तों, ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की क्लासेस है। ये क्लास आपको कल रात को 10 बजे मिलनी थी, परंतु कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, तो यह आपको आज सुबह क्लास मिल रही है। तो गाइज, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस टू आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ अप्रोचेस जो हैं जिन्हें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि हम हमारे बाकी के सारे लेक्चर्स में अब तक करते आए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉज हैं, है ना, या फिर सोशल सिक्योरिटी जो है ये भी कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों। इसके कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं, तो वो लेक्चर्स भी मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। अब बाकी के और सब्जेक्ट भी हैं तो उन्हें भी हमें कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें गाइज। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो जो भी पीडीएफ आपको नहीं मिले आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन्हें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमारी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो फ्री क्लासेस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। तो हम बात करें अप्रोचेस की, अप्रोचेस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोचेस क्यों होती है, क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोचेस की हम बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अलग अलग तरह के जो महान व्यक्ति हुए उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, सो एंड सो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा फॉलो करनी चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो जितने भी कुछ इन्फ्लुएंस पर्सनालिटीज़ रही हैं, महान व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन को आप ऐसे अच्छा रख सकते हैं, ऐसे आप अपने वर्क फोर्स को संभाल के रख सकते हैं, ला ब्ला ब्ला। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों ने कही हैं और उन्हीं को हम अप्रोचेस बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो अप्रोचेस हैं वो बेसिकली आइडियाज़ हैं अलग अलग लोगों के कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चला सकते हैं, कैसे आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा रख सकते हैं। तो ये उनकी एक अप्रोचेस हैं अलग अलग लोगों की, उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर आपको 5 अप्रोचेस दिख रही हैं: यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। अप्रोचेस बहुत सारे, लेकिन आज हम 6 करने वाले हैं, 5 ही। और इसके अलावा एक और है दोस्तों जो एक ग्री अप्रोच, ग्री अप्रोच भी है जिसे हम करने वाले। तो आज हम इन 6 अप्रोचेस को बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और ग्री अप्रोच, इन अप्रोचेस को हम समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये अप्रोचेस क्या क्या कहती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा करने के लिए, किन किन चीज़ों को वो सजेस्ट करती हैं, किन किन चीज़ों को वो रिजेक्ट या डिस्क्वालीफाई करती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिटरी अप्रोच की। ठीक है दोस्तों, यूनिटरी अप्रोच की हम बात करें तो यूनिटरी अप्रोच जो होती है बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बात करती है। ठीक है, और यूनिटरी अप्रोच बहुत सिंपल है। यूनिटरी अप्रोच बात करती है कि भाई हम सभी के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं और सभी लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करते हैं, वो सभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए सारी जो अप्रोचेस दी गई हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दी गई। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी इशूज़ होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह की अवधारणाएं दी गई हैं, अप्रोचेस दी गई हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो उन्हीं में से क्या यूनिटरी अप्रोच। तो भाई यूनिटरी अप्रोच क्या बोलती है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा वर्क प्लेस पर, है ना, वर्क प्लेस पर जब भी कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा तो उस डिस्प्यूट को म्यूचुअल कोऑपरेशन से, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट से, टीम वर्क से या शेयर्ड गोल से जो है वो सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। मतलब जब भी कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो उसे म्यूचुअल कोऑपरेशन से, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट से, टीम वर्क से या फिर शेयर्ड गोल से जो है वो सुधारा जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। ये बोलती है आपकी यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनिटरी अप्रोच जो है, सारी अप्रोचेस जो हैं
वो एक किसी चीज़ पर फोकस होती है जिसे हम कंसिड्रेशन बोल सकते हैं। फिर उनका एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ कहना होता है। फिर हर एक अप्रोच किसी एक विशेष चीज़ पर फोकस करती है कि आपको ऐसा होना चाहिए। फिर हर एक अप्रोच मैनेजमेंट और यूनियन के बारे में बात करती है, और हर एक अप्रोच में डिस्प्यूट के लिए एक सॉल्यूशन होता है। तो ये एक तरह के 5-6 मुद्दे होते हैं जिनके बारे में हर एक अप्रोच में बात कही गई होती है। तो हम इन्हीं पैरामीटर्स पर हर एक अप्रोच को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यूनिटरी अप्रोच की बात की। तो यूनिटरी अप्रोच में क्या होता है, यूनिटरी अप्रोच का बेसिक प्रिंसिपल ये, बेसिक कंसिडरेशन ये है कि भाई हर एक व्यक्ति जो है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। हर एक पर्सन का अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, क्लियर। और बेनिफिट सभी को तभी होंगे जब एक कॉमन इंटरेस्ट पर काम किया जाएगा। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सभी लोग यदि अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी। लेकिन उन सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट हो जाए, मान लीजिए उन सभी का कॉमन इंटरेस्ट ये है, कॉमन गोल ये बन गया कि भाई हम सभी को इस कंपनी को आगे ले जाना है, तो डेफिनेटली यदि कंपनी आगे जाएगी तो उसके एम्प्लॉयज़ भी आगे जाएंगे। ये यूनिटरी अप्रोच जो है बात करती है कि इसमें कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी एम्प्लॉयर को मिलजुल कर एक कॉमन इंटरेस्ट बनाना होगा और उस कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होगी और तभी उसके एम्प्लॉय भी ग्रो होंगे। और यही बात शेयर्ड गोल की तरफ इशारा करती है। शेयर्ड गोल का मतलब क्या होता है, अब साझा करके अपने लक्ष्यों को बांटना। अब हम आगे बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बात की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बात की जाती है, तो यहाँ पर कहा जाता है यूनिटरी अप्रोच में बोला जाता है कि वर्क प्लेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो टेम्परेरी एब्रेशन होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं, है ना, कुछ समय के लिए होते हैं। और ये किस वजह से होते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट। और ये जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से आते हैं और ये बहुत कम समय के लिए होते हैं, ऐसा यूनिटरी अप्रोच जो है वो बोलती है। उसके अलावा और किससे आता है, पुअर मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं और फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट मिक्स वेल विद दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट होते तो वो कैसे हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। और वो बनते किसकी वजह से हैं, पुअर मैनेजमेंट की वजह से बनते हैं। और सारे एम्प्लॉयज़ नहीं बनाते, वही एम्प्लॉय बनाते जो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ मिक्स नहीं कर पाएंगे। मतलब जो एम्प्लॉयज़ अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की वजह से मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो एक पुअर मैनेजमेंट कहलाएगा कि वो उस एम्प्लॉय को अपने पास नहीं ढाल पा रहा या उस एम्प्लॉय के अनुसार कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, जिससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे जो कि टेम्परेरी होंगे। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की वजह से हुए हैं तो ये टेम्परेरी होंगे। जैसे ही कल्चर यदि धीरे धीरे बदलता है तो डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे जो अपने आप सुधर जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोला गया है कि ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करी जाती है कि यूनियन कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट राइट टू मैनेज इज एक्सेप्टेड बिकॉज देयर इज़ नो वी दे फीलिंग। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो यूनियन है, इनकी यूनियन की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। यूनिटरी अप्रोच में बोला जाता है कि यूनियन की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बल्कि यूनियन एक तरह की प्रॉब्लम जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात यह है कि इसके अलावा आगे हम बात करते हैं यूनिटरी अप्रोच में कि द अंडरलाइंग एजम्पशन इज़ दैट एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन द फोकस इज़ ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी। तो अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है, और वो ये लिखा है कि भाई सभी को फ़ायदा तो तभी होगा। यूनिटरी अप्रोच ये बोलती है कि सभी को फ़ायदा तो तभी होगा जब लोग एक कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। सभी को फ़ायदा तब होगा जब एक लोग कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे और हार्मनी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में समझा था कि ये मेन कंसिडरेशन ही है यूनिटरी अप्रोच का। यूनिटरी अप्रोच का एक मेन कंसिडरेशन ही है कि हर एक व्यक्ति को तभी बेनिफिट मिल सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो सभी एक कॉमन इंटरेस्ट पर वर्क करें और हार्मनी को प्रमोट करें। यदि उनके कॉमन इंटरेस्ट नहीं होंगे, वो अपने अपने सेपरेट इंटरेस्ट पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली गुटबाजी होगी, है ना, सेपरेशनशिप होगी, और उसकी वजह से अल्टीमेटली कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस गिरेगी, जिसका असर
किस में रिफ्लेक्ट होगा? एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पर, एम्प्लॉयज़ की वेल्थ हेल्थ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक इज़ नॉट ओनली रिगार्डेड एज द अननेसेसरी बट डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर ये बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक है स्ट्राइक हो जाना, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो स्ट्राइक होता है वो एक सबसे बुरा कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अननेसेसरी तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक की वजह से बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिकल लॉसेस भी होते हैं। ठीक है गाइस, उसके अलावा बात करते हैं कि एडवोकेट्स ऑफ द यूनिटरी अप्रोच एम्फसाइज ऑन अ रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रैटेजी। तो इस जो लोग फेवर करते हैं यूनिटरी अप्रोच को, उनके अकॉर्डिंग रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं वो होने चाहिए। रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन इसलिए ज़रूरी हैं ताकि वो किसी भी तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, और दे सीक डायरेक्ट नेगोशिएशन विद एम्प्लॉयज़, और उन्हें डायरेक्ट नेगोशिएशन करना होता है एम्प्लॉय को। नेगोशिएशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपने इंटरेस्ट के लिए स्ट्राइक करते हैं। अब एम्प्लॉयर जो है वो डायरेक्टली सारी डिमांड्स को वहीं कंसीडर कर सकता है, इसीलिए उन्हें नेगोशिएशन करना होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, उन्हें एम्प्लॉयज़ के साथ इसीलिए क्या करना होता है? नेगोशिएशन करना होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पर होती है। ट्रिब्यूनल्स एंड यूनियन आर नॉट सॉट और सीन एज बीइंग नेसेसरी फॉर अचीविंग हार्मोनियस एम्प्लॉय रिलेशन। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट, किसी भी तरह के ट्रिब्यूनल या किसी भी तरह के यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए। तो डायरेक्टली ये जो लॉ है ये किस बारे में बात करता है, ये जो अप्रोच है ये किस बारे में बात करती है कि यूनियन की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार हम फास्ट जल्दी से रिवाइज कर लेते चीज़ों को दोस्तों, यूनिटरी अप्रोच को। तो यूनिटरी अप्रोच क्या बात करती है? यूनिटरी अप्रोच ये बोलती है कि भाई हर एक व्यक्ति को तभी बेनिफिट मिलेगा जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक कॉमन इंटरेस्ट पर वर्क करेंगे, है ना, और हार्मनी को प्रमोट करेंगे। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की इस अप्रोच में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को म्यूचुअल कोऑपरेशन से, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट से, टीम वर्क से और शेयर्ड गोल से जो है वो सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बोलती है अप्रोच? ये अप्रोच बोलती है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, और ये पुअर मैनेजमेंट की वजह से बनते हैं वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ में बनेंगे जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते, इजीली मिक्स नहीं हो पाते। साथ ही यूनिटरी अप्रोच बोलती है कि यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यूनियन जो है वो एक तरह से फसाद की जड़ है, बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था कि भाई सभी को फ़ायदा तब होगा जब सभी के सभी लोग मिलकर एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, कॉमन कॉज के लिए काम करेंगे, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और हार्मनी को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्राइक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो स्ट्राइक होती है वो अननेसेसरी है, साथ में डिस्ट्रक्टिव भी है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। इसीलिए जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं, जो भी लोग इसे प्रपोज करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपको रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाने होंगे और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करना होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी तरह के गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या यूनियन की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशंस को बनाने के लिए। ठीक है गाइस, और यूनिटरी अप्रोच इज बीइंग क्रिटिसाइज एज अ टूल फॉर seducing employees away from the unionism and socialism. It is also criticized as मैनिपुलेटिव एंड एक्सप्लोटिव। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यूनिटरी अप्रोच का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो दो चीज़ों की वजह से यूनिटरी अप्रोच का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। वो ये है कि ये यूनिज्म और सोशलिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, यूनिटरी अप्रोच में क्लियरली बोला गया है कि किसी भी तरह की यूनियंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह से ये यूनियंस की और सोशलिज्म की जो है उसको अपोज करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको इसलिए बोला जाता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करता है। क्यों? क्योंकि यदि यूनियंस नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं होंगी, अथॉरिटी नहीं होंगी जो एम्प्लॉयज़ के राइट्स की बात करें, तो जब कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो एम्प्लॉय के राइट्स की बात करेगा,
तो डेफिनेटली यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए यूनिटरी अप्रोच का क्रिटिसिज्म होता है इन्हीं पॉइंट को लेकर। अब हम बात करते हैं प्लुरलिस्टिक अप्रोच की, ठीक है। तो यदि हम बात करें, ये जो अप्रोच है ये टोटली डिपार्ट है किससे, यूनिटरी अप्रोच से, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है। यूनिटरी अप्रोच की अब हम बात करें तो यूनिटरी अप्रोच जो है वो देखिए, जो इससे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच में क्या होता था, कॉमन इंटरेस्ट की बात होती थी, ठीक है। प्लुरलिस्टिक अप्रोच में डिफरेंट इंटरेस्ट की बात होती है। ये अप्रोच बोलते हैं कि भाई लोगों के अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और सभी लोग अपने अपने अलग इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हर एक इंसान के अपने सेट ऑफ गोल्स हो सकते हैं। मतलब जहाँ पर यूनिटरी अप्रोच बात करती है लोगों को संगठित करने की, कंबाइन करने की, एक साथ काम करके आगे बढ़ने की, वहीं प्लुरलिस्टिक अप्रोच बोलती है कि भाई लोग अलग अलग हैं, उनके गोल्स अलग अलग हैं, उनके इंटरेस्ट भी कॉमन नहीं है, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं और उनके अपने अपने सेट ऑफ गोल्स हैं, ठीक है। तो ये बात करती है आपकी प्लुरलिस्टिक अप्रोच जो है इस चीज़ की बात करती है। आगे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एज coalition of competing interests where the management's role where the management role is to mediate amongst the different interest group। तो यहाँ पर बात की जाती है कि भाई जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही रोल होता है और वो होता है मीडिएट करना। मीडिएट करना है किसके बीच में, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट के लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस प्लुरलिस्टिक अप्रोच में मैनेजमेंट को एक मीडिएटर बताया गया है जिसका काम होता है कि अलग अलग अप्रोच के जो लोग हैं, देखिए इनका जो रीज़न है वो क्या है कि ये अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं कि एक कंपनी में अलग अलग लोग हो सकते हैं और उनके सेट ऑफ गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अब सेट ऑफ गोल्स यदि अलग अलग हैं और उनसे काम कराना है कंपनी के लिए तो डेफिनेटली किसी तरह से उनको कनेक्टेड रखना होगा। तो उस कनेक्शन का काम कौन करता है, मैनेजमेंट काम करता है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर देते। यूनिटरी अप्रोच में मैं बता दूं कि यूनिटरी अप्रोच जो हमने पीछे पढ़ी थी, यूनिटरी अप्रोच में मैनेजमेंट को हाईएस्ट पावर दी गई थी, ठीक है, हाईएस्ट पावर दी गई थी। यहाँ पर भी क्या बोला गया है, यहाँ पर जो काम दिया गया है मैनेजमेंट को वो ये है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का काम सिर्फ मीडिएट करना है। यहाँ पर मैनेजमेंट का काम जो है वो मीडिएट करना है अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए। इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है जो कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन को क्या बोला गया है, एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है एम्प्लॉय इंटरेस्ट का। इसीलिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्लुरलिस्टिक अप्रोच में ट्रेड यूनियन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया और ये भी बोला गया कि ट्रेड यूनियन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में होने चाहिए। इसके अलावा स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सियसनेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन मैनेजमेंट एंड दी यूनियंस। और वो ये बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन किस चीज़ का प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोडक्ट है कॉम्प्रोमाइजेज एंड कॉन्सियसनेस का, किसके बीच में, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में। मतलब जब मैनेजमेंट और यूनियन मिलेंगे वो एक दूसरे की चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। कुछ जगह यूनियन कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, कुछ जगह मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ से ही, कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी इंडस्ट्रियल रिलेशन में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ना तो मैनेजमेंट एक्सट्रीम हो सकता है ना यूनियन एक्सट्रीम हो सकते हैं। ना तो यूनियन ये बोल सकते हैं कि नहीं हमारी ही बात मानो, ना तो मैनेजमेंट ये बोल सकते हैं कि हमारी ही बात मानो। दोनों को मिलजुल कर थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें मानकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी काम बन पाएगा। ये बात करती है प्लुरलिस्टिक अप्रोच। उसके आगे बात करती है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है किसकी, आगे इसको एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लेजिटिमेसी ऑफ अ मैनेजमेंट्स अथॉरिटी इज़ नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड, है ना। तो जो लेजिटिमेसी है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी। और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, उन्हें इनएविटेबल और रेशनल माना गया। यहाँ पर रेशनल वर्ड को मेंशन नहीं किया, तो आप लोगों को याद रखना है कि इनएविटेबल और रेशनल जो है वो माना गया है कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को क्या माना गया है, पूरी तरह से कैसा माना गया, इनएविटेबल माना गया। और दूसरी चीज़ ये भी बोली गई कि जब एम्प्लॉय यूनियन को ज्वाइन करते हैं
और यूनियन का काम क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इसी वजह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग को। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी यूनियंस होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को। जब वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैनेजमेंट पर दबाव पड़ता है, जिससे मैनेजमेंट को अपने डिसीज़न जो हैं वो बदलने पड़ते हैं। कई बार मैनेजमेंट के डिसीज़न ऐसे होते हैं जो कि इनिशियली एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट हो सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन यूनियन के दबाव की वजह से उनके जो डिसीज़न है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बदलते हैं, और वो फेवर में आ जाते हैं किसके, एम्प्लॉयज़ के। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो यूनियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और बोली गई है कि जो यूनियन है ये बैलेंस करते हैं पावर को मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, मतलब ना तो मैनेजमेंट बहुत पावरफुल बन पाता है, ना ही एम्प्लॉयज़ बहुत पावरफुल बन पाते हैं, बहुत नीचे हो पाते हैं। तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच की जो खाई है ना, जो पावर गैप है, उसको भरने का काम कौन करता है, यूनियन करती है। इसीलिए यूनियन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्रोवाइड करती है आपकी प्लुरलिस्टिक अप्रोच। चलिए अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच की। मार्क्सिस्ट अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। मार्क्सिस्ट अप्रोच किसने दी थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग फील्ड की जो है वो अप्रोचेस दे के रखी हुई हैं। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये प्लुरलिस्टिक अप्रोच से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है किससे, प्लुरलिस्टिक अप्रोच से। ठीक है, और ये बात करती है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। ये बात करती है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बात करती है कि जरा एक बार इसको रीड करते हैं कि मार्क्सिस्ट लाइक द प्लुरलिस्टिक regards conflict between employers and employees as inevitable। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बोला जाता है ना, प्लुरलिस्टिक अप्रोच में भी यही बोला गया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच वो इनएविटेबल है। मार्क्सिस्ट अप्रोच ने भी यही बोला है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल है ना, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्लास का एक एस्पेक्ट है। मतलब जहाँ पर लोग काम करेंगे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना एक बहुत कॉमन बात है। ये किसने बोला, मार्क्सिस्ट ने बोला है कि भाई जहाँ पर काम करेंगे लोग वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना तो आम बात है। ठीक है, क्लियर। जो प्लुरलिस्ट बिलीव करता था कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। अब इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। पहली चीज़ तो आपने समझ ली कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है। प्लुरलिस्टिक जो अप्रोच थी वो ये बोलती थी कि ये इनएविटेबल है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मार्क्सिस्ट ये बोलता है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है ये प्रोडक्ट होते हैं किस वजह से, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से। कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे एम्प्लॉयर, उन्होंने क्या किया भाई, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवादिता हो गई। तो उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारा फ़ायदा कमाया, लेकिन जो एम्प्लॉय थे उनको उतना पैसा नहीं दिया जितना पैसा वो डिज़र्व करता था, जितना पैसा उसे मिलना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, सारा का सारा पैसा अपनी जेब में भरने में रख लिया। तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे कि लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, उन्हें जितने राइट, जितना अधिकार है उतने अधिकार के पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे, जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा। इसीलिए मार्क्सिस्ट ने बोला क्या कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है ये प्रोडक्ट है किसका, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। और यहाँ पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी से मतलब क्या है, एम्प्लॉयर से है, पूंजीपतियों से है, जिन्होंने पूंजियाँ जोड़ जोड़ कर रख ली है। और जो पुअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनको उतना पैसा नहीं मिला जितना कि उन्होंने काम किया था, जितना पैसा उन्हें काम का मिलना चाहिए। इस वजह से उनमें असंतोष पैदा होता है, डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है, और उन्हीं असंतोष को हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इसके अलावा यूनियन के बारे में मार्क्सिस्ट ने बोला था, यूनियन के बारे में मार्क्सिस्ट ने क्या बोला था कि ट्रेड यूनियंस आर सीन बोथ एज लेबर रिएक्शन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटल एज वेल एज अ वेपन टू ब्रिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई जो यूनियंस हैं वो कुछ भी नहीं है, ये एक रिएक्शन है किसका, ये एक रिएक्शन है लेबर्स का कैपिटल्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। मतलब कैपिटल्स ने क्या किया, जो पूंजीपति थे उन्होंने क्या किया भाई, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी यूनियन बनाई
ठीक है, मतलब उनके जो एक्सप्लॉयटेशन थे उससे बचने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जिन्हें यूनियन बोला। तो यूनियन क्या है, रिजल्ट है या रिएक्शन है एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटल्स। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो यूनियंस होते हैं वो एक वेपन की तरह काम करते हैं जो कि रिवोल्यूशनरी चेंज, सोशल चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात बोली गई कि जो ट्रेड यूनियन है दे आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स के राइट को। आगे बात करते हैं हम दैट द कंसर्न विद द वेज रिलेटेड डिस्प्यूट आर सेकेंडरी। तो मार्क्सिस्ट ये बोलते हैं कि भैया जितने भी तनख्वाह संबंधी, मजदूरी संबंधी जो डिस्प्यूट हैं वो सेकेंडरी हैं, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था दोस्तों, है ना, कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में जो वेज रिलेटेड इशूज़ हैं उन्हें क्या रखा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन क्लियरली मेंशन है कि जो वेज से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं उनको सेकेंडरी रखा गया है, उनको सेकेंडरी रखा गया है। ओके, और ट्रेड यूनियन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द पोजीशन ऑफ वर्कर्स विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। और ट्रेड यूनियन का फोकस किस चीज़ पर होता है, मेनली उनका मेन फोकस होता है वर्कर्स की पोजीशन को सुधारने में। तो प्राइमरी एम क्या होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच में, वर्कर की पोजीशन को सुधारना। सेकेंडरी अप्रोच क्या होता है, वेज रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करना। याद रखेंगे दोस्तों, प्राइमरी कंसर्न जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच में वो क्या है, पोजीशन ऑफ वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग करना कैपिटलिस्ट सिस्टम में, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है मजदूरों का, उस सिस्टम में उस सिस्टम में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और सेकेंडरी क्या होता है, वेज रिलेटेड डिस्प्यूट या इशूज़। ठीक है, ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। फॉर मार्क्सिस्ट ऑल स्ट्राइक्स आर पॉलिटिकल। और मार्क्सिस्ट ने स्ट्राइक के बारे में क्या बोला कि जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल होती हैं। और ये स्टेटमेंट दोस्तों आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास से भी, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनकर ही रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, इसके अलावा मार्क्सिस्ट ने एक और चीज़ बोली थी कि मार्क्सिस्ट रिगार्ड स्टेट इंटरवेंशन बाय legislation and the creation of industrial tribunal as supporting management interests rather than ensuring a balance between the competing group। ठीक है, between the competing group। इसके अलावा बात करते हैं the view is in the contrast to belief of the pluralists who argue that state intervention is necessary टू प्रोटेक्ट दी ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये बोला है कि जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पूरी सोसाइटी को, इंटरेस्ट को बचाने के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी होता है। यहाँ पर बात कौन करते हैं, ये सारी की सारी प्लुरलिस्ट अप्रोच में कहा जाता है, जबकि इसकी जस्ट अपोजिट बात कौन बोलता है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप सभी के लिए क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे पढ़ते हैं गांधीयन अप्रोच को। क्या पढ़ते हैं हम, गांधीयन अप्रोच को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों लास्ट तक बने रहा वीडियो में, लास्ट में हम एक समरी डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो गांधीयन अप्रोच की बात करते हैं। गांधीयन अप्रोच काफ़ी सिंपल ईजी अप्रोच है। ठीक है जो गांधी जी थे, गांधी जी सिंपली इस चीज़ पर बिलीव करते थे कि भाई जो नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रूसिप होनी चाहिए, और उसी को लेकर गांधीयन अप्रोच उन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत आसान कॉमन सी थी। ठीक है, गांधी जी ने सबसे पहले अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे उनके लिए एक 1918 में जो थी स्ट्राइक क्या बोलें, एक सत्याग्रह किया था। ठीक है, और वो उन्हीं वेपन्स के थ्रू ही क्या करते थे, सभी तरह के स्ट्राइक रखते थे, सभी तरह के जो अप्रोचेस है वो उन्हीं चीज़ों पर बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड हैं, और इनके जो प्रिंसिपल है वो ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब जो है वो जाने माने जाते हैं। तो जो गांधीयन अप्रोच है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशंस के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए गए, और इनके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन। ठीक है, तो गांधी जी बात करते हैं नॉन पोजेशन की, नॉन वायलेंस की और ट्रूसिप की। ठीक है, कि यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी तरह के डिस्प्यूट को बचा सकते हैं। ठीक है, अब गांधीयन अप्रोच में क्या बात होती है कि इफ़ द एम्प्लॉयर फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूसिप देयर इज़ नो स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दैम एंड द लेबर। तो जो गांधीयन अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि यदि एम्प्लॉयर
प्रिंसिपल ऑफ ट्रूसिप को फॉलो करता है तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को वो अवॉइड करके चल सकता है। ये गांधी जी की बहुत सिंपल सी अप्रोच है जो उन्होंने दी थी। उसके अलावा वर्कर्स कैन यूज़ नॉन कोऑपरेशन, जिसे बोला गया है सत्याग्रह, टू हैव देयर ग्रीवेंसेस रिएड्रेसेस। अब गांधी जी ये बोलते हैं कि इन केस यदि किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके लिए जो वर्कर्स हैं उनको नॉन कोऑपरेशन या सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको पाने के लिए। उसके अलावा गांधी जी एक्सेप्टेड द वर्कर्स राइट टू गो ऑन स्ट्राइक बट दिस शुड एक्सरसाइज द राइट इन अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मैनर। अब गांधी जी स्ट्राइक के बारे में क्या बोलते हैं? गांधी जी स्ट्राइक के बारे में बोलते हैं कि भाई जो स्ट्राइक है ये वर्कर्स का अधिकार तो है, राइट तो है, लेकिन उन्हें ये जो स्ट्राइक करनी चाहिए ये पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण तरीके से करनी चाहिए और नॉन वायलेंट होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के पक्ष में होनी चाहिए। तो चलिए एक बार गांधीयन अप्रोच को हम ज़रा आसानी से समझते हैं। तो गांधीयन अप्रोच बिल्कुल सिंपल से कि वो सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस और ट्रुथ पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई सभी लोग अच्छे आदमी है इस दुनिया में, बस कुछ ग्रीड उनमें आ जाती है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जहाँ पर वो चीज़ अपने पथ से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उसके अलावा गांधी जी कहते हैं गांधीयन अप्रोच में कि भाई नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रूसिप होनी चाहिए, और यदि ये चीज़ें होती तो डेफिनेटली देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट के लिए जगह नहीं है। तो एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि गांधीयन अप्रोच जो होती है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने के लिए किन किन फंडामेंटल पर जोर देती है। वो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ होने चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए और नॉन पोजेशंस होने चाहिए। इसके अलावा गांधीयन अप्रोच में क्या बोला गया है कि यदि एम्प्लॉयर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथशिप को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी होगी मुझसे दोस्तों, यदि एम्प्लॉयर है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को फॉलो करता है, यदि एम्प्लॉयर है वो ट्रस्टीशिप को फॉलो करता है तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की कोई भी उम्मीद नहीं है। ट्रस्टीशिप क्या होती है ज़रा इसे आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ट्रस्टीशिप ये होती है कि भाई हम इस दुनिया में आए तो कुछ भी हमारा नहीं, हम खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, तो जो कुछ भी यहाँ पर है हम उसके ट्रस्टी हैं। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर है हम उसके ट्रस्टी हैं और हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है उस चीज़ को। ठीक है, उसे अपना नहीं समझना है। तो ये गांधीयन अप्रोच है कि भाई आप जिस भी संस्था के मालिक हैं आपको अपने आप को उसका ट्रस्टी समझना चाहिए, आपको अपने उसका मालिक नहीं बनना चाहिए, आपको अपने आप को उसका मालिक नहीं समझना चाहिए, आपको इस चीज़ पर बिलीव रखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, मतलब आप इस चीज़ की सिर्फ देखभाल कर रहे हैं, इसके सिर्फ ट्रस्टी हैं। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति जिस भी संस्था में उसको अपना ट्रस्टी समझेगा, ठीक है, ट्रस्टशिप को फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली उसमें किसी भी तरह का जो कैपिटलिज्म है वो नहीं आ पाएगा, उसमें किसी भी तरह का वर्कर्स के लिए भेदभाव नहीं आ पाएगा और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनके और लेबर के बीच नहीं होगा। तो ये एम्प्लॉयर के लिए बोला गया है। जो पूंजीपति बन जाते हैं, जो कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगते हैं, तो उन्हें ये समझाने के लिए बोला गया है कि भाई जो बिज़नेस है वो भले ही आपका, लेकिन आपको ट्रस्टीशिप को फॉलो करना होगा, आपको ये समझना होगा कि आप कुछ समय के लिए आए फिर आप चले जाएंगे, तो आप लोगों का साथ दें, उनकी मदद करें और एक बैलेंस बनाकर चलें। तो ये दोस्तों ट्रस्टीशिप था, यहाँ पर मुझसे मैंने उसको मिसरीड कर दिया था, ट्रूशिप बोल दिया था। ठीक है गाइस, तो गांधी जी ट्रस्टीशिप जो है उसके बारे में बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए। किस चीज़ को मिलाने के लिए? कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए। बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी क्या बोलते हैं भाई? गांधी जी ये बोलते हैं कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए नॉन कोऑपरेशन या सत्याग्रह का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सत्याग्रह का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो स्ट्राइक है, जो हड़ताल है, वो मज़दूरों का, वर्कर्स का अधिकार है, परंतु उन्हें जो स्ट्राइक करनी चाहिए, जो हड़ताल करनी चाहिए, वो शांतिपूर्ण ढंग से करनी चाहिए और नॉन वायलेंट होनी चाहिए, मतलब अहिंसा होनी चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। साथ ही गांधी जी ये भी बोलते हैं कि जो स्ट्राइक होनी चाहिए वो लास्ट वेपन होनी चाहिए, है ना, जो स्ट्राइक होनी चाहिए वो लास्ट वेपन होनी चाहिए, मतलब जब कुछ भी सहारा नहीं बचा है, जब कुछ भी नहीं बचा है तब ही आपको स्ट्राइक का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई भी रास्ता है तो पहले आपको उसको ट्राई करना चाहिए स्ट्राइक करने से पहले दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो गांधीयन अप्रोच में बोली गई हैं कि वर्कर शुड अवॉइड
फॉर्मिंग यूनियंस इन फिलेंट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई आपको यूनियन बनाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, यूनियन बनाना जो है अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा वर्कर्स शुड सीक रिड्रेसल ऑफ देयर रीजनेबल डिमांड्स ओनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन, है ना। और यदि उन्हें अपना रिड्रेसल चाहिए तो उन्हें सिर्फ अपनी रीजनेबल डिमांड के लिए करना होगा, किसी भी आलतू फालतू डिमांड के लिए नहीं करना होगा, और उसके लिए वो कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और ये बोला गया है कि स्ट्राइक्स को अवॉइड करना चाहिए, मतलब एज अ लास्ट वेपन जो है वो आपको स्ट्राइक यूज़ करनी चाहिए, है ना। स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा और आप सीधे स्ट्राइक करने बैठ गए, नहीं, पहले कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बातचीत से हैंडल कर ले, लेकिन जब बातचीत से हैंडल ना हो और कोई रास्ता ना बचे तभी स्ट्राइक का जो है वो सहारा लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्ट्राइक होना चाहिए वो लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए, मतलब जो स्ट्राइक होना चाहिए वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, जब कुछ भी ना बचे तब स्ट्राइक का सहारा लेना चाहिए। उसके अलावा if they have to organize a strike, trade union should seek by ballot authority from all workers to do so and use non-violent method and remain peaceful। तो जब भी आप स्ट्राइक कर रहे होंगे तो आपको नॉन वायलेंट रहना है और पीसफुल रहना है, ठीक है। और डायरेक्ट सेटलमेंट यदि फेल हो जाता है, डायरेक्ट सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर से यदि जो सेटलमेंट है वो डायरेक्ट सेटलमेंट है, यदि वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर है रिसोर्सेज ऑफ वॉलेंट्री जो आर्बिट्रेशन है वो लिया जा सकता है। ये गांधीयन अप्रोच बात करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे थोड़ी सी ग्री अप्रोच की। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको मैंने फिर भी रखा हुआ है ना। तो जो ग्री अप्रोच है ये वी ग्री के द्वारा दी हुई थी, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं हमारे, ठीक है। और इन्होंने फोकस किस पर किया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पर और म्यूचुअल नेगोशिएशन पर जो है वो फोकस किया इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ग्री अप्रोच पर बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल नेगोशिएशन पर फोकस किया गया है, ठीक है, जिससे मैनेजमेंट और लेबर के बीच, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं मैनेजमेंट और लेबर के बीच वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और इन्होंने सजेस्ट क्या किया था, ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ बाय पार्टी मशीनरी इन एवरी इंडस्ट्री एंड every unit of the industry to settle differences from time to time with active encouragement of the government। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाय पार्टीज मशीनरी होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज का अपना अपना जो है वो पॉइंट रखने के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो ये बाय पार्टीज सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और इस चीज़ को गवर्नमेंट को जो है वो टाइमली एनकरेज करते रहना चाहिए। प्रेसिडेंट थे तो एक गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने जो है वो बात कही। उसके अलावा आउटसाइड इंटरफेरेंस शुड नॉट एनक्रोच अपॉन इंडस्ट्रियल पीस, और उन्होंने ये बोला था कि बाहर की किसी भी तरह की जो गतिविधि है उसको इंडस्ट्रियल शांति को भंग नहीं करना चाहिए, या उससे इंडस्ट्रियल की जो शांति है वो भंग नहीं होने देना चाहिए, मतलब किसी बाहरी कारण से जो शांति है उसको भंग नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा ग्रीज स्ट्रेस वॉज ऑन दी वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियंस टू वाइंड अप देयर डिफरेंसेस थ्रू वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। और ये भी बोला इन्होंने कि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के थ्रू जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं मैनेजमेंट के साथ उनको वाइंड अप करके रखेगी। उसके अलावा वो अगेंस्ट थे कंपलसरी एजुकेशन के, ये कंपलसरी एजुकेशन के क्या थे, बिल्कुल भी अगेंस्ट थे, क्लियर। और कलेक्टिव बार्गेनिंग को ये सिक्योर करते थे और प्रमोट करते थे, क्लियर। और ग्री के अप्रोच में बात करें तो जो ग्रीज अप्रोच है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए म्यूचुअल सेटलमेंट की बात करती थी, मतलब किसी भी तरह के डिस्प्यूट को ये म्यूचुअल सेटलमेंट से, कलेक्टिव बार्गेनिंग से और वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन से समाप्त करने की, खत्म करने की बात करते थे, क्लियर। आगे बात करते हैं दोस्तों हम सिस्टम अप्रोच की, जो कि हमारी आज की आखिरी अप्रोच है। तो सिस्टम अप्रोच किसने दी थी, सिस्टम अप्रोच जॉन डनलूप ने 1950 में दी थी। जॉन डनलूप ने 1950 में क्या किया था, सिस्टम अप्रोच को दिया था, है ना। और जो सिस्टम अप्रोच था वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को रीड करने के लिए बहुत सिंपलेस्ट मेथड दी थी, ठीक है। और जो सिस्टम अप्रोच है वो 3 पॉइंट पर जो है बेसिकली फोकस करती थी। ये बात करती थी पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस पर, एनवायरनमेंटल फोर्सेस पर और आउटपुट पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि
पार्टिसिपेशन ऑफ द सिस्टम क्या था यहाँ पर? पार्टिसिपेशन ऑफ द सिस्टम से मतलब यहाँ पर ये था कि वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मैनेजमेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ का होना चाहिए। मतलब ये सारे जो हैं वो पार्टिसिपेशन थे, और इनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी बताया गया था इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा एनवायरनमेंटल फोर्सेस की बात करी गई थी। तो डनलूप ने आइडेंटिफाई किए थे 3 तरह के एनवायरनमेंटल फोर्सेस जो कि रेलेवेंट थे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात करी गई थी टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, मार्केट और इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट की बात करी गई थी, और फोकस और बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्टिंग इन दी सोसाइटी की यहाँ पर बात करी गई थी। ठीक है, और ये जो मॉडल था डनलूप्स का, ठीक है, इन्होंने एक सिग्निफिकेंस दिया था एक्सटर्नल और एनवायरनमेंटल फोर्सेस पर। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने मैनेजमेंट लेवल और गवर्नमेंट के बीच एक तरह की आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप की थी, जिसके थ्रू वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते थे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सारी चीज़ें खत्म होती है। एक बार हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा आप सभी लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए रिवीजन सुनना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटरी अप्रोच की। तो यूनिटरी अप्रोच में क्या होता था दोस्तों, यदि हम बात करें तो यूनिटरी अप्रोच में बात करी गई थी भाई कि हर एक इंसान का फ़ायदा तभी हो सकता है जब सभी लोग एक कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करें। किस पर फोकस करें? कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करें। क्लियर? और कॉमन इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाएंगे, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देंगे, टीम वर्क और शेयर गोल, ये ऐसी चीज़ें बोली गई थी जिनके थ्रू आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते थे। और ये बोला गया था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो टेम्परेरी होता है और ये पुअर मैनेजमेंट की वजह से बनता है, जहाँ पर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से मीट नहीं कर पाता। और चूंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात करी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ही, इसको हटाकर आप कॉन्फ्लिक्ट हटा सकते हैं। और यहाँ पर यूनियन को इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं बताया गया था, और ऐसा बोला गया था कि यूनियन की वजह से ही सारे झगड़े डिस्प्यूट पैदा होते, तो यूनियन को पूरी तरह से अवॉइड किया गया था। बात करते हैं प्लuralistic अप्रोच की, तो ये बिल्कुल भी अपोजिट है यूनिटरी अप्रोच से। यूनिटरी अप्रोच में बात करी जाती है कॉमन इंटरेस्ट की, यहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट की बात करी जाती है। यहाँ पर बोला जाता है कि भाई लोग अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और अलग अलग ग्रुप्स के अपने अपने अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अपने अपने अलग सेट ऑफ गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेट ऑफ गोल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर मैनेजमेंट को बोला गया था कि मैनेजमेंट का काम यहाँ पर मीडिएट करना होता है। जहाँ पर हम बात करें यूनिटरी अप्रोच में मैनेजमेंट को हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई थी, यहाँ पर मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ मीडिएट की पोजीशन निभाने के लिए बोला गया था। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रेशनल और इनएविटेबल होते हैं, और जो मेन फोकस है प्लuralistic अप्रोच का वो एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन पर है। ठीक है, और यहाँ पर मैनेजमेंट हमने बात कर चुके हैं कि डिसेंट्रलाइज होता है और सिर्फ मीडिएट करने का काम होता है। यूनियन के यहाँ पर ज़रूरी बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि यूनियन जो होती है वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इस वजह से वो इन्फ्लुएंस कर देती है किसको? डिसीज़न को, किसके? मैनेजमेंट के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करती है। आगे हमने बात की थी मार्क्सिस्ट अप्रोच की। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच पूरी तरह से कैपिटलिज्म अप्रोच के ऊपर बात करी गई थी। मार्क्सिस्ट ने ये बोला कि जो पूंजीपति हैं उन्होंने पूंजी इकट्ठी करते गई, अब कैपिटलिज्म को बढ़ाते गए, जिसकी वजह से जो असंतोष है वो एम्प्लॉयज़ में आया, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया था उनको उतना पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन या असंतोष जन्मा, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते थे। तो कैपिटलिज्म सोसाइटी की वजह से जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट होते, और मार्क्सिस्ट पूरी तरह से इनके अगेंस्ट थे। ठीक है, मार्क्सिस्ट पूरी तरह से इनके अगेंस्ट थे, और उन्होंने ये बोला था कि जो यूनियंस हैं, इन्होंने बोला था कि जो यूनियन है, यूनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस प्लेस पर, क्योंकि यूनियन जो है वो एक वेपन की तरह काम करती है ना, और एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। क्लियर? यहाँ पर ये बात हुई थी। तो मार्क्सिस्ट की जो अप्रोच थी ये यूनियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो देती थी। चलिए आगे हम बात करते हैं गांधीयन अप्रोच की। तो गांधीयन अप्रोच में क्या बात होती थी? गांधी जी बोलते थे कि ऑल मैन आर गुड। ठीक है, कुछ लोग कुछ स्पेशल केसेस में ग्रीडी हो जाते हैं, और यहाँ पर बोला जाता है कि भाई जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है और नॉन पोजेशन। यदि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यदि इसको फॉलो करते हैं तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो नहीं आ सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये ट्रस्टीशिप को फोर्स करते थे गांधी जी। गांधी जी ये बोलते थे कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं उन्हें अपने आप को एक अपने बिजनेस का ट्रस्टी समझना होगा, ना कि ओनर। यदि वो अपने बिजनेस का ट्रस्टी समझेंगे तो डेफिनेटली वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और सभी को अपना समझकर काम करेंगे। और गांधी जी ने ये बोला कि भाई जो नॉन वर्कर्स हैं उन्हें नॉन कॉपरेशन का सहारा लेना चाहिए अपने राइट्स को पाने के लिए, सत्याग्रह का। ठीक है। इसके अलावा लेकिन जो स्ट्राइक है उनको राइट तो ज़रूर बताया गांधी जी ने, बट गांधी ने अप्रोच बोलती है कि जो स्ट्राइक है वो वर्कर्स का राइट है, लेकिन ये पीसफुली होनी चाहिए और नॉन वायलेंट होनी चाहिए और साथ में लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। मतलब जब कोई भी ऑप्शन ना बचे तब ये ऑप्शन है, इसका यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास से ही ख़त्म होती। इसके आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। प्लीज़ नॉलेज का ही चैनल पर बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। थैंक यू।